चलो बेटा शुरू करें। सो फाइनली सीए इंटरमीडिएट का बेटा एक तरीके का डेमो वन, और इस डेमो वन का हम इनिशियल टारगेट जो रखते हैं वो रखते हैं बेटा पूरा सिलेबस के बारे में समझना। सिलेबस के बारे में समझने के बाद बेटा हम कौन से चैप्टर में प्रोबेबली क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में समझने की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ना मैं कोई चैप्टर आपके साथ चालू करूंगा। जो डेमो नंबर 2 होगा उसमें हम लोग फाइनली कोई चैप्टर चालू करेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट और कोर्स को चालू करने से पहले ना उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि ये जो कोर्स है इस कोर्स का बेसिक पर्पस क्या है और हम लोग सीखने वाले क्या क्या हैं। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सीए फाउंडेशन बेटा जो है वो एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ वे है बाय विच यू कैन परस्यू योर सीए इंटरमीडिएट। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि तुम सीए कर रहे हो और अगर तुम फाउंडेशन में हो तो तुम मत बोलो कि मैं सीए कर रहा हूं, क्योंकि सीए फाउंडेशन एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है। किसी भी बच्चे का बेस करियर बिल्ड होना चालू होता है बेटा जब वो इंटरमीडिएट में आ जाता है। तो ये इंटरमीडिएट का वो जर्नी है जिसको तुम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आपका प्रोफेशनल करियर उतना ही ज़्यादा बिल्ड होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि जब आप फाउंडेशन में मेरे साथ पढ़ रहे थे ना तो मेरा अप्रोच अलग था, लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में मेरे साथ पढ़ोगे बेटा तो मेरा अप्रोच जमीन और आसमान का अंतर है। और व्हेन आई एम सेइंग दिस तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहा है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते ऑनलाइन वाले भी। तो बेटा आप लोगों को फेस टू फेस आना था जो भी आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड करो, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर दैट, नहीं तो क्लास आपकी 5-7 मिनट पहले स्टार्ट हो जाती। चलो एनीवे आ जाइए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आप फाउंडेशन में थे तो मेरा अप्रोच अलग था, लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में आ जाओगे तो बेटा मेरा अप्रोच स्लाइटली अलग हो जाएगा। जब आप फाउंडेशन में थे तो मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस सब्जेक्ट में अपने कोई दम नहीं था, अपना कोई दम नहीं था। बच्चा इस सब्जेक्ट को सीरियस भी नहीं लेता क्योंकि बच्चा 11th-12th में पढ़कर आता है। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में आ जाओगे तो मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स आपकी फ्यूचर को बिल्ड करने वाला है। तो याद रखिएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अधूरा है जब तक उसके पास कॉर्पोरेट लॉ की जानकारी ना हो। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया था बेटा, बीच में ना सीए फाइनल में से लॉ का पेपर हटा दिया था, और उन्होंने क्या किया था कि केवल सीए इंटरमीडिएट में फाइनल के कुछ चैप्टर को इंक्लूड कर दिया था और सीए फाइनल में बेटा इस चैप्टर को नहीं डाला था, लॉ को नहीं डाला था। 2-3 साल निकला और इंस्टीट्यूट की ये मजबूरी आ गई कि वो सीए फाइनल के पेपर में फिर से बेटा लॉ को लेकर आ रहे हैं। अब ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, जब तुम लोग सीए फाइनल में पहुंचोगे ना तो देखना बेटा लॉ का पेपर आ जाएगा। तो मैं कहता हूं बच्चों से कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जीवन की आखिरी रोटी खाएगा ना तो उसमें से आधा रोटी जो होगा वो सिर्फ लॉ का होगा। आप लोग विदाउट लॉ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप टैक्सेशन एरिया में जाइए, आप अकाउंटिंग एरिया में जाइए, आप इंटरनेशनल प्राइसिंग में जाइए, आप वैल्यूएशन में जाइए, आप प्रैक्टिस में जाइए या जॉब में जाइए, लेकिन आपको ये पेपर जो है ना बेटा ये हमेशा हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये बेटा कि अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं लगभग बेटा 4 से 5 पेपर सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ। 4 से 5 पेपर। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो फाउंडेशन लेवल पे लॉ इन इकोनॉमिक्स बेटा, इंटरमीडिएट लेवल पे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया। 5 पेपर। जब फाइनल का लॉ था तो फाइनल का भी लॉ। तो मैं आप लोगों के साथ कम से कम सीए के जर्नी में 5 से 6 पेपर डिस्कस करता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सिलेक्ट वन थिंग, तो मैं आपको पागल बनाने की कोशिश करूंगा कि नहीं बेटा मेरे 2 हाथ है, मैं किसको एक सिलेक्ट करूं। लेकिन फिर भी अगर आप रिजिड हो जाओगे कि नहीं सर सिलेक्ट वन, तो बेटा ध्यान रखिएगा, आई विल गो फॉर माई फेवरेट पेपर, ऑल टाइम फेवरेट, एंड दैट पेपर इज अ लॉ पेपर। तो जैसे आप टैक्स वाले लोगों से पूछोगे ना कि टैक्स वाले लोग डीटी भी पढ़ाते हैं, आईडीटी भी पढ़ाते हैं, तो लॉ वाला टीचर बेटा लॉ भी पढ़ाता है, ऑडिट भी पढ़ाता है। लेकिन आप फिर भी टैक्स वाले लोगों से पूछोगे ना सिलेक्ट वन, तो देखिएगा ज्यादातर लोग डीटी सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली बेटा मेरे लॉ ऑडिट दोनों ही मेरा सबसे फेवरेट पेपर है, लेकिन अगर फिर भी आप बोलोगे कि सिलेक्ट वन, आई विल गो फॉर दिस पेपर। तो ये पेपर जब आप मेरे से पढ़ना चालू करोगे तो इसमें 2-3 चीजें बेटा आपको बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है। मैं सिलेबस वगैरह के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट में आके बेटा शॉर्टकट नाम का कोई चीज नहीं होता। पहली बात, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे विद लॉजिक और उसकी एनालिसिस के साथ पढ़ोगे। पॉइंट नंबर 2, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं एंड आई एम सेइंग दिस। तो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर कोई इंटरमीडिएट का बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है तो आप कभी जाके इनडायरेक्टली देखो बेटा, डेमो लेने से किसी टीचर का फीडबैक पता नहीं चलता। रियल फीडबैक पता चलता है जब आप उससे पढ़ रहे बच्चों से बात करोगे। जितने भी बच्चे मेरे से इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, आप उनसे जाके किसी को पकड़ लेना और आप उनसे पूछना कि ये बंदा लॉ कैसा पढ़ाता है, तो फिर आपको रियल बातें बताएगा। जब भी आप मेरे से लॉ पढ़ोगे तो मैं कभी भी शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा प्रोसीजरल और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ाने में बिलीव करता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरा हमेशा ये ट्राई और कोशिश होता है कि मैं क्लास कैंपस को कॉर्पोरेट कैंपस से मच करूं, क्लास कल्चर को कॉर्पोरेट कल्चर से, क्लास कैंपस को कॉर्पोरेट कैंपस से मैं मैच करके बच्चों को पढ़ाऊं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे बेटा आपने अभी तक फाउंडेशन में कंपनी लॉ का इनकॉर्पोरेशन सीखा होगा, लेकिन अगर आपके पापा बोलते हैं बेटा कि मुझे कंपनी बनानी है, क्या तुम हेल्प कर पाओगे क्या?
नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि नहीं पापा हमारे सिलेबस में डिटेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कह के आप निकल जाओगे, जबकि फैक्ट ये नहीं है बेटा, आपके सिलेबस में कंपनी इनकॉर्पोरेशन का डिटेल सब्जेक्ट था। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में मेरे साथ कंपनी इनकॉर्पोरेशन पढ़ोगे, और अगर आप क्लास से पढ़ के बाहर जाओगे और अगर कोई बंदा बोलेगा मुझे कंपनी बनानी है, तो याद रखिएगा तुम 99% उसको 100% गाइड कर पाओगे कि हाँ जी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। गुड आफ्टरनून बेटा, एवरीवन गुड आफ्टरनून, ऑनलाइन वाले। तो आप लोग हमेशा इस बात पे बिलीव करिएगा कि इंटरमीडिएट में आके आप लोग को प्रोसीजरल, कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल टॉपिक को पढ़ना है। और आप लोग इंटरमीडिएट में जो कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखोगे ना बेटा, इसी पे जाके आप लोग अपना आगे ट्रेनिंग या आप अपने जॉब की करियर को बिल्ड करोगे। आप कभी भी एक बात को ध्यान से नोट करना कि एक चार्टेड अकाउंटेंट ऐसा है बेटा जो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपया का महीना कमा रहा है, जबकि एक चार्टेड अकाउंटेंट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो मेट्रो में घूमते हुए नजर आएंगे और शायद 20-25 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। थिंक अबाउट इट, दोनों ने मेहनत किया होगा, दोनों ने पढ़ाई पढ़ी होगी, दोनों ही आईसीआई के मेंबर्स हैं, बट इतना ज्यादा गैप कैसे है? ये गैप पूरी क्वालिटी एजुकेशन की है। तो जब आप लोग फाउंडेशन में हो बेटा, आप लोग क्वालिटी को प्रेफर नहीं करते हो, लेकिन जब आप इंटरमीडिएट और फाइनल में आ गए ना, ओनली वन थिंग जिस पे आपको अपनी जीवन निभानी है वो है बेटा क्वालिटी एजुकेशन। तो आप इसको कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक लास्ट बात मेरे तरफ से कि जब भी मैं आपको लॉ एंड ऑडिट का कोई कॉन्सेप्ट कराऊंगा, दिस कॉन्सेप्ट मैं हमेशा डे 1 में बोलता हूं कि मोस्ट डिटेल, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मोस्ट डिटेल इन द इंटायर इंडिया। मैं बच्चों से ये कहता हूं बेटा कि जो भी कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा डिटेल आप कहीं पर नहीं देखोगे। और आजकल एजुकेशन को कंपेयर करने के लिए यूट्यूब है। पहले वंस अपॉन अ टाइम बेटा जब यूट्यूब नहीं था तो हम लोग एजुकेशन को कंपेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन आज यूट्यूब का जमाना है। और जनरली कोई टीचर बेटा मना करता है बच्चों से कि बेटा मैं जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आप उसको यूट्यूब से मत देखो, क्योंकि उसके मन में डर है। क्या डर है? कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया शायद कोई बंदा मेरे से अच्छा पढ़ा दे तो बच्चा मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको जब भी मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करूंगा, आप उस चैप्टर को जाके कहीं पे देखिए, आप देखोगे कि 90% डिटेल कॉन्सेप्ट, मोर देन 90, मैं आपको यहां पे क्लास में कराऊंगा। तो जब आप एम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बन जाओगे तो बेटा यहां से आप लोगों को लॉ का एक अलग कॉन्सेप्ट बुक दिया जाएगा, उसके बाद बेटा एक लॉ का क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, उसके बाद एक ऑडिट का कॉन्सेप्ट बुक दिया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट बुक के लास्ट में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का एमटीपी, आरटीपी सारी चीजें दी गई हैं। मैं इवन क्लियर कर दूं कि जब इंटरमीडिएट में मैं कोई चैप्टर कंप्लीट कराता हूं तो चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद जब तक हम पीवाईक्यू ना कर लें, आरटीपी ना कर लें, एमटीपी ना कर लें, तब तक हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा अप्रोच यही रहता है कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, चैप्टर कराने के बाद पिछले 10 साल का आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चन, स्टडी मैट का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बात और, आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा इसमें एक भी मेरा क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी से उठाया हूं, और वो एक अलग तरीके का बुकलेट दिया जाएगा। अगर यहां पर हो ना तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट इंटरमीडिएट की क्लास बेटा नीचे चलती है, इसीलिए शायद इसमें वो होगा नहीं। ऑल टुगेदर मैं एक बार ट्राई करता हूं। देखो बेटा, ये आपका लॉ का बुक है, जो बुक आपको दिया जाएगा, ये रहा बेटा, ये आपकी लॉ की बुक है। एंड दिस बुक इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत अच्छे से बुक को ड्राफ्ट किया गया है, काफी मेहनत करके इस बुक्स को ड्राफ्ट किया गया है। क्योंकि बेटा डेमो लेक्चर है इसलिए मैं ये सब चीजें सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा पहला टारगेट आज की क्लास का सिर्फ बेसिक बातें करना है। हम आज कुछ टेक्निकल या चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं करेंगे। ये आपका बुक है, अभी मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा। और सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए कॉर्पोरेट लॉ, और जो पार्ट बी है बेटा उसको अदर लॉ कहा जाता है, अदर लॉ। अदर लॉ में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। कौन सा 3 चैप्टर? जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर आप इस बुक को ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर बेटा मैंने कुछ अलग तरीके से 3 चैप्टर अपने तरफ से डाले हैं। क्या? लिमिट्स कंपनी लॉ। अब ये लिमिट्स कंपनी लॉ क्या है तो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों के सिलेबस में कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 1 से लेकर बेटा 148 में जितने भी लिमिट्स हैं वो सारे लिमिट्स को मैंने 12 पेज में कन्वर्ट कर दिया है और आपके किताब के लास्ट में मैंने डाल दिया है। तो अगर आप देखोगे ना तो मैं उसको भी दिखाना चाहता हूं। देखिए, तो ये किताब के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर पाओगे। हालांकि जब हम क्लास में कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा तो मैं अपनी हाथों से लिखवाते हुए आपको कॉन्सेप्ट आगे लेकर जाता हूं। हम लोग 100% नोट्स प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर भी किताब जो होता है बच्चों के रेफरेंस के लिए होता है। ये देखिए, यहां पर मैंने एक हेडिंग डाला है बेटा, कंपनी लॉ लिमिट्स ऑन क्या बोलिए, कप ऑफ टी। और आप देखेंगे ना तो सेक्शन वाइज, सेक्शन 3, 3A, सेक्शन 10A। अब आप बोलोगे कि सर सुनो, सेक्शन 3A के बाद आप डायरेक्टली 10A पर आ गए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। तो जब लिमिट नहीं है तो मैंने नहीं डाला। फिर सेक्शन 10 है, आप देखोगे तो सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 है, 14 है, ऐसे करके आप आओगे तो 148 सेक्शन मैंने 12 से 13 पेज में बेटा समराइज कर दिया है। तो आप लोग पूरी कंपनी लॉ को यहां से रिवाइज कर सकते हो।
इसके अलावा आप जाओगे तो पूरी कंपनीज एक्ट 2013 में, पूरी कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी बेटा फॉर्म्स हैं वो सारे फॉर्म्स का कैटेगरी मैंने लिख दिया है। फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म का नंबर क्या है, और वो ई फॉर्म है या फिजिकल फॉर्म है। जब आप इसके नीचे आ जाओगे तो आपको बेटा दिखेगा, वो दिखेगा क्या बोलो, पेनल्टी। पूरी कंपनीज एक्ट 2013 में आपके एग्जाम के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, ये सारा पेनल्टी मैंने एक ही जगह दे दिया है ताकि बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और आपके हर एग्जाम में, हर अटेम्प्ट में बेटा पेनल्टी से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या क्या पेनल्टी याद करना है मैंने 3 पेज में इकट्ठा दे दिया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। मेरा मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट में जब आओगे ना तो बेटा मैं 1 लाख गुना ज्यादा आपके ऊपर मेहनत करूंगा ताकि आपका करियर बूस्ट हो और बोल्ड हो जाए। क्या ये बात क्लियर है क्या? लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें उतनी ही ज्यादा जरूरत आप लोगों के मेहनत की भी होती है। हम 1% मेहनत करेंगे, आप 50% मेहनत करिएगा, हम मिलकर एक अच्छा इंपैक्ट डालेंगे अपने पूरे सीए इंटरमीडिएट के कोर्स करिकुलम में। आर यू श्योर? लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आइए सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको सिलेबस वाइज बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा कोर्स क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सारे बच्चे कॉपी पेन निकालेंगे बेटा और हेडिंग डालिएगा। मैं आप लोगों को बेटा सीए इंटरमीडिएट, एवरीवन इंक्लूडिंग ऑनलाइन वाले बच्चे, सीए इंटर लॉ सिलेबस, सबसे पहले बेटा हम लोग श्री गणेश करते हैं और मैं आप लोगों को सबसे पहले लॉ सिलेबस के बारे में बात करने जा रहा हूं। सीए इंटर लॉ सिलेबस 2026। तो बेटा सीए इंटरमीडिएट में एक आपका पेपर नंबर 2 है, लॉ का पेपर नंबर 2 है। फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट फाउंडेशन में भी पेपर नंबर 2 था। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 लॉ, यहां भी पेपर नंबर 1 अकाउंट्स और पेपर नंबर 2 लॉ। तो पेपर नंबर 2 है बेटा और पेपर का नाम है कॉर्पोरेट, पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। बच्चों को यह बात पता होना चाहिए बेटा कि ये जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर है, ये जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर है, ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स। और बेटा एज यूजुअल इसमें 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा और बेटा 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा। हर पेपर में ऐसा ही आएगा। तो जो भी बात मैं आपको लिखवा रहा हूं आप लिखते चलिएगा, क्योंकि सिलेबस में बेटा हम हर डिटेल छोटी मोटी बातों को देखेंगे। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर का नाम है बेटा, 100 मार्क्स का पेपर है, 70 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का बेटा एमसीक्यू आएगा। मेरा मानना है कि एमसीक्यू आने से थोड़ा सा पास होना आसान हो गया है, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट से ये लोग एमसीक्यू बेटा इतना डिटेल और टफ पूछ रहे हैं कि बच्चों के हाथ पांव हिल जा रहे हैं। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, उस लेवल की हम तैयारी करेंगे कि हम सारे एमसीक्यू को भी सॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं बालक, आगे। अब आपके इंस्टीट्यूट ने बेटा इस 100 मार्क्स के पेपर को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कम ऑन एवरीवन, कितने पार्ट में डिवाइड किया है बेटा? यस, आपके पेपर को 2 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया है। सर कौन सा 2 पार्ट? तो इन्होंने सबसे पहले पार्ट ए जो बेटा 70 नंबर का है, उसका नाम रखा है कॉर्पोरेट लॉ। मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। जो पेपर नंबर 2 है बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उसमें जो पार्ट ए है 70 नंबर का, उसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ। और उसके बाद बेटा जो पार्ट बी है, जो आपका रिमेनिंग 30 नंबर का है, उसका नाम इन लोगों ने रखा है अदर लॉज। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पेपर नंबर 2 2 पार्ट में है बेटा। पार्ट ए 70 नंबर कॉर्पोरेट लॉ और पार्ट बी बेटा 30 नंबर, क्या बोलिए, अदर लॉज। आगे चलते हैं। देखो बालक, ये जो कॉर्पोरेट लॉ है ना, कॉर्पोरेट लॉ, इस कॉर्पोरेट लॉ में आपको सबसे पहले तो पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखिएगा बेटा, मेरा सिलेबस बताने का एक अलग तरीका है और सिलेबस को ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा कॉर्पोरेट लॉ में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा? कंपनीज एक्ट 2000, क्या बोलिए, 13। अब देखो बेटा, आप लोगों ने फाउंडेशन में सुना होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन है, सुना है ना आपने? लेकिन सोचिए, क्या 100 नंबर में पूरे 470 सेक्शन आपको पढ़ना है? नहीं साहब। तो आप लोगों के सिलेबस में सेक्शन नंबर 1 से लेकर बेटा 148 तुम्हारे सिलेबस में है। आप लोगों के सीए इंटरमीडिएट में कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है बोलो बेटा? सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148। और दूसरा सेक्शन नंबर बेटा 379 से लेकर 393 कैपिटल ए, ये तुम्हारे सिलेबस में है। पहले बेटा ये वाला पोर्शन जो था ना, पहले ये वाला पोर्शन वो सीए फाइनल में था, लेकिन उसको नए सिलेबस में इन लोगों ने इंटरमीडिएट में डाल दिया है। नए सिलेबस में इंटरमीडिएट में डाल दिया है। ठीक है जी,
आगे चलिए, यहां पर आपको टोटल कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये सुनिए बेटा, टोटल कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ना है बेटा, फिर उसके बाद पढ़ना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, क्या पढ़ना है बेटा, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ये सारी बात मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। फिर आपको पढ़ना है बेटा शेयर कैपिटल, फिर आपको पढ़ना है बेटा डिपॉजिट, फिर आपको पढ़ना है चार्ज, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है बेटा मैनेजमेंट, आपको पढ़ना है बालक वो पढ़ना है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इसको बेटा जनरल मीटिंग चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्ज, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद एक चैप्टर आएगा बेटा जिसका नाम है डिविडेंड, क्या नाम आएगा, यस डिविडेंड। फिर उसके बाद एक चैप्टर आएगा बेटा जिसका नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या नाम है बेटा, यस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसके बाद एक चैप्टर आएगा बेटा जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, क्या नाम है बेटा, ऑडिट एंड क्या बोलो ऑडिटर्स। डन। तो ये आपको सेक्शन नंबर बेटा 1 से लेकर 148 में पढ़ना है। और ये जो 379 से 393 कैपिटल ए तक है ना बेटा, इसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसको बहुत सारे लोग शॉर्ट में बेटा, बहुत सारे लोग शॉर्ट में फॉरेन कंपनी के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको फॉरेन कंपनी भी कह सकते हो। पहले सीए फाइनल में था, लेकिन अब इसको बेटा इंटरमीडिएट में डाल दिया गया है। दिस इज योर कंपनीज एक्ट 2013, ये तुम्हें कंपनी लॉ के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर आपने मुझे बोला तो बेटा मैं इसका ना सेक्शन का भी डिवीजन बता सकता हूं, अगर आप चाहो तो बता दूं कि सेक्शन 1 से लेकर 148 में जो इतने चैप्टर पढ़ने हैं उसमें कहां से लेकर कहां तक का सेक्शन डिवीजन है। तो अगर ये भी जानना चाहते हो तो लिखो बेटा। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 1 एंड 2। इनकॉर्पोरेशन में पढ़ना है बेटा सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22 तक। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन नंबर बेटा 23 से लेकर 42 तक। शेयर कैपिटल का चैप्टर बेटा सेक्शन नंबर 43 से लेकर 72। डिपॉजिट का चैप्टर बेटा 73 से लेकर 76 कैपिटल ए तक। ये सारा सेक्शन का डिवीजन है। और जब मैं सिलेबस चालू करूंगा ना बेटा, ये सब चीज फिंगर टिप्स पे ला दूंगा मैं, क्योंकि सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरी भी एक लिमिटेशन है कि मैं क्या क्या बात बच्चों को बताऊंगा, नहीं तो अगर अंदर जाऊं तो बहुत सारी बातें अंदर जा सकती है। चार्ज में बेटा आपको सेक्शन 77 से लेकर 87। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा, सेक्शन 88 से चालू होगा 122 पे जाके खत्म होगा। इसके बाद बेटा जो डिविडेंड का चैप्टर है सेक्शन 123 से चालू होगा 127 पे जाके खत्म होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर मेरे बालक 128 से चालू होके 138 पर खत्म होगा। और ऑडिट एंड ऑडिटर्स बेटा 139 से लेकर 148 तक। दिस इज योर कंपनी लॉ सिलेबस। और इसके अलावा एक 379 से 393 कैपिटल ए। बोले तो बेटा पूरा 470 सेक्शन कंपनी लॉ का तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। तो 70 नंबर में बेटा एक तो ये पढ़ना है 1 से लेकर 148, और साथ में क्या पढ़ना है 379 से लेकर 393 कैपिटल ए। तो बेटा ये तो हुआ कंपनीज एक्ट 2013। 70 नंबर में और क्या पढ़ना है इसके अलावा? तो बेटा 70 नंबर में इसके अलावा आपको दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आप बोलोगे सर हमने तो ये फाउंडेशन में पढ़ा था। हाँ बेटा फाउंडेशन में पढ़ा था, लेकिन यहां पे आप रूल के साथ पढ़ोगे, along with रूल्स। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने फाउंडेशन में एलएलपी में क्या पढ़ा था, तो याद करो आप लोगों ने एलएलपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एलएलपी पढ़ी थी, डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने। उसके बाद बेटा पढ़ा था एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, फिर उसके बाद डायरेक्टर और पार्टनर्स के रिलेशन पढ़े थे, खत्म। लेकिन यहां पर बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि एलएलपी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे सेटअप करती है। मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगामेशन कैसे होता है एलएलपी का। मैं आपको बताऊंगा कंपनी यानी एलएलपी अपना एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करती है। तो बेटा जो आपने फाउंडेशन में एलएलपी पढ़ा था उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। दिस इज योर 70 नंबर। बेटा 70 नंबर में आपका यही सिलेबस है, यही सिलेबस आपका 70 नंबर में है। तो एक बार मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, 70 नंबर में क्या पढ़ना है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन पढ़ने हैं? 2 पार्ट, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 और साथ में बेटा 379 से लेकर 393 कैपिटल ए। अब देखो बेटा इसमें कौन सा चैप्टर किसके बारे में बात करता है, इसका भी मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं, छोटा सा आइडिया। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन में वही चीज है जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था। कंपनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है, लिफ्टिंग पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये सब हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। फिर जब हम लोग इनकॉर्पोरेशन में आएंगे ना बेटा, तो इनकॉर्पोरेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, एमओए एओए की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कंपनी का कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारी चीज हम लोग इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम लोग आगे चलेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, तो यहां पर हम कुछ टेक्निकल बात करेंगे। जैसे हमारे देश में किसी कंपनी को पब्लिक इशू लेकर आना है, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा जोमेटो ने पब्लिक इशू लाया था, उसके बाद बेटा फिजिक्स वाला को देखोगे तो वो पब्लिक इशू लेकर आया था, अभी अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेटा अपना पब्लिक इशू लेकर आ रही है। तो हमारे देश में कोई भी कंपनी जब सिक्योरिटी पब्लिक एट लार्ज को बेटा इशू करती है ना, तो जो चैप्टर अप्लाई होता है उसी का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोलो बेटा? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। फिर उसके बाद जो शेयर कैपिटल चैप्टर है बेटा, इसमें शेयर कैपिटल से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट किसे कहते हैं, शेयर इशू एट प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, बायबैक क्या है, बोनस इशू क्या है, राइट इशू क्या होता है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। थक जाओगे तुम नाम सुनते सुनते। शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हमें सब आपको पढ़ना है शेयर कैपिटल चैप्टर में। फिर उसके बाद हम आते हैं बेटा किस पे, बोले एक बार उसे, डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट क्या है बेटा, तो सुनिए। आप लोगों ने सुब्रतो राय सहारा का स्कैम सुना होगा। हमारे देश में सहारा ग्रुप ने स्कैम किया था। क्या था स्कैम? सहारा ग्रुप ने पब्लिक से पैसा लिया था और एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपे करने की बात की थी, लेकिन उसने बिना रिपेमेंट किए और पूरा पैसे को मिसयूज कर गया। हाँ या ना बेटा? बेसिकली सहारा ग्रुप का स्कैम डिपॉजिट का स्कैम है। डिपॉजिट का मतलब होता है कि जैसे आपके पापा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसे आपके पापा बैंक में जाके एफडी करते हैं, देखा है ना आपने, आपके पापा बेटा आपके नाम पर बैंक में जाके और एफडी करते होंगे, यस नो? तो जैसे आपके पापा बैंक में जाके बेटा एफडी करते हैं, वैसे ही हमारे देश में कॉर्पोरेट को भी पैसा देकर उसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहा जाता है। जैसे आपके पापा ने बैंक में आपके नाम पर 10 लाख रुपया रखा, तो आपके पापा के पास ये ऑप्शन था कि वो बैंक में ना पैसा देकर और किसी कंपनी को दे दें। अगर वो किसी कंपनी को देंगे ना, हम उसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं, और अगर वो पैसा बेटा बैंक में जाएगा तो हम उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। तो अगर किसी कंपनी के पास पब्लिक से पैसा आया है वो डिपॉजिट है, और उसके लिए बेटा सारा प्रोविजन डिपॉजिट चैप्टर में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर जो है बेटा वो क्या है, बोलो? चार्ज। कम ऑन एवरीवन, क्या है बोलो बेटा? तो सर चार्ज में क्या है? तो देखो बेटा, हमारे देश में कोई भी कंपनी जब पैसा बोरो करने जाती है, बोले तो लोन लेने जाती है, तो लोन 2 तरीके का होता है। एक होता है सिक्योर्ड, बेटा पता नहीं माउस कैसे नहीं चल रहा, हाँ जी चल रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कोई भी सवाल हो, आई एम वेटिंग फॉर दिस, आप चैट बॉक्स में अपने सवाल को लिख सकते हो। अभी मैं सिर्फ सिलेबस बात कर रहा हूं, एंड दिस इज फॉर टुडे डेमो। आज की डेमो का टारगेट हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करने के लिए रखा है। हम लोग चैप्टर की टेक्निकलिटी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आगे चलिए बेटा, तो कोई सवाल हो अगर ऑनलाइन वाले बालक, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं चैट बॉक्स को पढ़ के इंस्टेंट आंसर भी दे दूंगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे सर चार्ज चैप्टर क्या है। तो हमारे देश में कोई कंपनी ना बेटा अगर लोन लेने जाती है तो लोन 2 तरीके का होता है, एक होता है सिक्योर्ड बोरोइंग, एक होता है अनसिक्योर्ड बोरोइंग। अगर कोई कंपनी बेटा अनसिक्योर्ड बोरोइंग करती है तो इस सिचुएशन में उसको कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखना पड़ता। सोचो ना बेटा, मैं बैंक से जाके लोन ले रहा हूं और वो अनसिक्योर्ड बोरोइंग है, तो क्या मैं किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखूंगा? क्या नहीं साहब। लेकिन अगर आप सिक्योर्ड लोन उठाते हो तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को कोलैटरल क्रिएट करना पड़ता है, अर्थात गिरवी रखना पड़ता है। तो हमारे देश में कोई भी कंपनी जब अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बैंक से लोन उठाती है ना बेटा, उसको कंपनी लॉ की भाषा में चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ज। जैसे आपने मॉर्गेज का नाम सुना होगा, फाउंडेशन में आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लेज, उसके बाद आपने एक और वर्ड सुना होगा हाइपोथिकेशन। तो बेटा ये तीनों बताऊंगा मैं आपको, तीनों में क्या फर्क है, लेकिन हम चैप्टर में जाएंगे तब ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी नाम आपने सुने हैं, प्लेज हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया, या फिर क्या हो गया बोलो बेटा? मॉर्गेज, कंपनी लॉ की भाषा में इसको चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आगे सर हम यहां पर क्या बात करेंगे, तो यहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। देखो बेटा, हमारे देश में कोई भी कंपनी जब कोई फैसला लेती है तो कंपनी का मालिक कौन है? मेंबर। तो मेंबर की मीटिंग होती है, मेंबर की मीटिंग को बेटा हम लोग जनरल मीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कंपनी में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी उसे हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं, लेकिन हाँ बोर्ड मीटिंग। लेकिन कंपनी में बेटा जब मेंबर की मीटिंग होती है हम उसको जनरल मीटिंग कहते हैं, और उसी जनरल मीटिंग चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। क्योंकि कंपनी के मेंबर जो होते हैं ना बेटा, वो कंपनी को मैनेज करते हैं और उसको एडमिनिस्टर करते हैं, रेगुलेट करते हैं।
आगे डिविडेंड, आप सारे बच्चे जानते हैं कि कंपनी के पास जब सरप्लस प्रॉफिट होती है और वो सरप्लस प्रॉफिट जब मेंबर में बांट दिया जाता है तो इधर देख बेटा, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। अच्छा एक बात और सुनिए, डिविडेंड दो तरीके का होता है, या तो कैश डिविडेंड और नहीं तो कभी कभी कंपनी बेटा कैश में डिविडेंड ना बांट के शेयर्स में डिविडेंड बांट देती है। तो जब कोई कंपनी कैश में पैसा बांट रही है उसे डिविडेंड कहा जाएगा, लेकिन जब भी कोई कंपनी बेटा शेयर्स के फॉर्म में पैसा बांट दे उसको हम बोनस इशू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोनस। तो बोनस इशू आपको शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ना है और कैश डिविडेंड का अलग से चैप्टर है। आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी बेटा जितने भी काम करेगी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी? हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आरओसी के पास फाइल की जाएगी, बुक्स कितने दिन के लिए तुम मेंटेन करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करोगे नहीं करोगे, ये सारी तमाम बातें बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ऑडिटर से उसको क्या कराना पड़ेगा? बोलो, ऑडिट कराना पड़ेगा। तो वो लास्ट चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। और हमारे देश में जितनी भी फॉरेन कंपनी है वो सारे फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको बेटा यहाँ पे अलग से दिया गया है। आप बोले फॉरेन कंपनी, बोले तो बेटा फॉरेन कंपनी का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा फाउंडेशन में भी 2 क्लॉज 42 कि फॉरेन कंपनी का मतलब कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गए, तो ये सब चीजें बेटा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आती है। दिस इज योर 70 नंबर, यही बेटा आपका 70 नंबर है। लॉक करें इसको। मैंने 70 नंबर में क्या क्या बताया? सबसे पहले 2 चैप्टर, कौन सा 2 चैप्टर? कंपनीज एक्ट, एलएलपी, और फिर कंपनीज एक्ट में क्या क्या पढ़ना है मैंने ये बता दिया। आर यू श्योर? क्रिस्टल क्लियर है बेटा? अब हम चलते हैं आगे, और आगे जब चलते हैं बेटा तो आगे हमें देखने को मिलता है, क्या बोलो एक बार उसे, अदर लॉ। जो बेटा अदर लॉ आपका कितने नंबर का है? बोलो 30 नंबर का। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। इसके पहले कि मैं अदर लॉ के बारे में कुछ आपको बताना चालू करूं, मेरी 2-3 बात बेटा ध्यान से सुनो। देखो, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि बेटा सीए इंटरमीडिएट में अगर तुम लॉ के पेपर में पास होना चाहते हो तो अदर लॉ को तुम कमांड कर लो। मैं आपको अदर लॉ का सिलेबस बता रहा हूं, लेकिन पहले मेरी बात सुनिएगा। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि बेटा अगर तू सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में पास होना चाहता है तो तू अदर लॉ के पेपर में अपना कमांड कर ले। जानते हो उसके पीछे रीजन क्या है? अदर लॉ बेटा आपका 30 नंबर का है और 30 नंबर में केवल 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर 30 नंबर, ऑन एन एवरेज एक चैप्टर बेटा 10 से 12 नंबर का कवर रखता है। अब थिंक अबाउट इट, आप प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करिए कि अगर बेटा मैंने 30 नंबर अपना एकदम 100% अप्रूव्ड कर लिया और 30 नंबर में से मैं 25 नंबर भी अगर लेकर आ गया, 25 नंबर भी, तो बेटा रिमेनिंग मेरे पास कितने नंबर हैं? 70। और 70 में से मुझे पास होने के लिए कितना चाहिए? 25, चूंकि एग्रीगेट के लिए 85 तो चाहिए। तो मैं कहता हूं अगर एक बच्चा अदर लॉ को बेटा मजबूत कर लेता है ना, समझो सीए इंटरमीडिएट लॉ का पेपर निकाल लेगा हमेशा। तो बेटा दिस लाइन, दिस पोर्शन 30 मार्क्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अदर लॉ में बेटा आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन याद रखना बेटा 3 भाई तीनों तबाही, और मेरे दिल के काफी करीब रहने वाला ये चैप्टर है। सबसे पहला जो आपको इसमें चैप्टर पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले बेटा जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। बेटा इसको शॉर्ट में कहा जाता है फेमा। क्या कहा जाता है बेटा? फेमा। अब इस चैप्टर के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं लास्ट में आपके मॉड्यूल को भी बेटा मैच कराऊंगा, डोंट वरी। ये आपके सामने मैंने मॉड्यूल ऑलरेडी डाउनलोड किया है, और जब सिलेबस करा दूंगा तो देखना बेटा मैं सिलेबस को मैच कराऊंगा, और सारा सिलेबस लाइन बाय लाइन मैच होगा। ये देखिए सारा सिलेबस लाइन बाय लाइन मैच होगा। मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो डिटेल में भी चैप्टर का नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्ज बताया था ना, तो ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहां पे बेटा ये देखो सारी चीजें दी गई है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पहले समझो, हम वापस आएंगे इस पे। पहले इस चैप्टर के बारे में मोटा मोटी बात सुनो बेटा। देखो बालक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 हमारे देश का सबसे टफ और टेक्निकल लॉ माना जाता है। ये इकोनॉमिक लॉ का सबसे टफ और टेक्निकल लॉ है। ये पहले सीए फाइनल में था, लेकिन नए सिलेबस में तुमको इंटरमीडिएट में डाल दिया गया। और ये इतना टेक्निकल लॉ है, इतना टेक्निकल कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं बेटा कि 90% टीचर को ये चैप्टर पढ़ाने ही नहीं आता। आप देखोगे कि लोग हवा हवाई बात करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट है डिविडेंड बैलेंसिंग, तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे ये कहते हुए टीचरों से सुन लोगे कि बेटा एक डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है जो सीए फाइनल में पढ़ना है। ऐसे कह के लोग निकल जाते हैं, और सीए फाइनल वाला टीचर कहता है कि बेटा तूने इंटरमीडिएट में पढ़ लिया होगा लॉ में। अब बच्चा मिलकर दोनों को गाली देता है। ध्यान रखिएगा, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट। हमारे देश में जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है
तो एक चैप्टर अप्लाई होता है बेटा जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये चैप्टर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्या हम लोग फॉरेन में जाके प्रॉपर्टी ले सकते हैं? क्या फॉरेन वाला बंदा इंडिया में आके प्रॉपर्टी ले सकता है? क्या हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए इंटरनेशनल ट्रिप मार सकते हैं? क्या हम लोग हनीमून पर्पस के लिए इंटरनेशनल ट्रिप मार सकते हैं? और अगर मार सकते हैं तो उसकी क्या लिमिट है? कितने तक का फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ किया जा सकता है? अर्थात जब जब बेटा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा तो एक चैप्टर जरूर अप्लाई होगा, जिस चैप्टर का नाम है बेटा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट आप लोगों के सिलेबस में ये पूरा सिलेबस नहीं, पूरा चैप्टर नहीं है बेटा। फेमा के केवल 6 सेक्शन तुम्हारे सिलेबस में है, केवल 6। सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन, सेक्शन 2 में डेफिनेशन, सेक्शन 3 में बेटा और 4 में रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सेक्शन 6 बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बस यही तुम्हारे सिलेबस में है। तो 6 सेक्शन और कितने नंबर बोलो बेटा? 12 नंबर। बहुत प्यारा चैप्टर है और ये चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा मजा आ जाएगा बेटा, मेरे दिल के काफी करीब रहने वाला ये चैप्टर है। हाँ, इसका अदर पार्ट फाइनल में है बिल्कुल। इसके बाद बेटा हम आते हैं जब दूसरे वाले पोर्शन पे, दूसरा चैप्टर, तो ये भी चैप्टर मेरे दिल के काफी करीब है। चैप्टर का नाम है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू या फिर स्टॉट इसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॉट। बेटा मैं बच्चों को कहता हूं कि इसका नाम है हाउ टू रीड अ लॉ। ये मेरा नाम है बेटा, ऑफिशियल नाम नहीं है। मैं इस चैप्टर को कहता हूं हाउ टू रीड लॉ, क्योंकि ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कानून पढ़ना कैसे है। अब इसमें थोड़ा बहुत टाइम लूंगा मैं। इस बात को मैं जिम्मेदारी से कहता हूं बेटा कि 90% लोगों को लॉ पढ़ाने नहीं आता। लोग जानते हो लॉ कैसे पढ़ाते हैं? आपके सामने एक पीडीएफ रहेगा और वो क्या करेंगे बेटा कि एक हाइलाइटर ले लेंगे, हाइलाइटर, और हाइलाइटर से बेटा हाइलाइट करना चालू कर देंगे। याद रखिएगा, ये कह के वो आपकी जिंदगी को हाइलाइट कर देंगे। लॉ पढ़ाने का बेटा ये तरीका नहीं रहता। ध्यान रखिए, रीडिंग लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश। कानून पढ़ना लॉ पढ़ने से बेटा अलग होता है। अगर रीडिंग लॉ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश, तो फिर लॉ पढ़ाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर की क्या जरूरत थी? फिर तो एक इंग्लिश वाली मैडम को बुला लो, वही लॉ अच्छे से पढ़ा लेगी। तो हमारे देश में कानून पढ़ना एक कला है और कानून पढ़ने के लिए भी बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। कानून का ट्रू इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, कानून पढ़ने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। बच्चा कह रहा है कि सर आप हमें एग्जाम्पल से एक बार प्रूफ करोगे क्या कि आप कहना क्या चाहते हो? तो हाँ बेटा, मैं एग्जाम्पल से भी आपको प्रूफ कर सकता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपके सामने एक सिंपल लॉ का इंग्लिश का एक वर्ड लिख रहा हूं और देखिएगा तुम उसको गलत इंटरप्रेट करोगे। मैं आपको बस ये प्रूफ करना चाहता हूं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर आप लॉ के इंटरप्रिटेशन जानते हो तो आप किसी भी कानून को पढ़ के उसका मीनिंग निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू चैप्टर के बारे में आइडिया नहीं तो आप लॉ को बेटा पढ़ ही नहीं सकते, सिर्फ लॉ को रिटेन करोगे, याद करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, एक है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, यहां पे लिख रहा हूं और सोहन बाजार जाएंगे। मेरा दूसरा स्टेटमेंट, राम कॉमा श्याम कॉमा मोहन एंड सोहन बाजार जाएंगे। मैं क्लियर कर दूं, सारा स्टेटमेंट सेम है, यहां पर केवल और है, यहां पर केवल एंड है। अब मुझे बताओ बेटा कि कौन कौन बाजार जाएगा? ओके, मतलब मैं बच्चे का जो सवाल है, चूंकि ऑनलाइन वाले बच्चे धीरे धीरे मेरे को मैसेज भेजेंगे, मैं सारा पॉसिबल इंटरप्रिटेशन बता देता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊपर में सभी जाएंगे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर राम श्याम जाएगा, मोहन सोहन में से कोई एक चला जाएगा। सिमिलरली कुछ बच्चा कहेगा सर राम श्याम जाएगा या राम और श्याम में से कोई एक जाएगा, मोहन एंड सोहन तो जाएगा ही जाएगा। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे राम श्याम मोहन चला जाए और नहीं तो सोहन चला जाए। कुछ बच्चे कहेंगे सभी चला जाए। आप देख रहे हो ना, एक लाइन का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जबकि इसका आंसर तो एक ही होना चाहिए। ध्यान रखिए, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटा मैं, लॉ में एक कॉमा बदल जाने से अच्छे लोग कोमा में चले जाते हैं, कॉमा बदल जाने से। ये तो अनफॉर्चुनेट है बेटा कि आपको लॉ पढ़ाया ही नहीं जाता ऐसे, एक हाइलाइटर लेके हाईलाइट कर दिया जाता है। मैं जब आपको
कंपनी लॉ पढ़ाना चालू करूंगा तो आप देखोगे कि मैं आपके सामने बेयर एक्ट ओपन करूंगा, और जब भी मैं नोट्स ड्रॉ कराऊंगा तो उस बेयर एक्ट से एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा कि अगर यहां पे कॉमा है तो क्यों है। ये सारी चीजें बाद की बात है, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं। अब इसका आंसर सुनिए क्या है बेटा। हमारे देश में एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है एजस्डेम जेनरिस, नॉसिटर सोसिस भी एक कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि जब भी कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, कौन सा वर्ड, स्पेसिफिक, और उसके पहले कोई जनरल वर्ड दिया गया है, तो इस जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिक वर्ड के इंटरप्रिटेशन से होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें स्पेसिफिक क्या है, और एंड, जनरल क्या है, कॉमा, तो ये कॉमा का इंटरप्रिटेशन इस और एंड से होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे और है तो ये कॉमा भी और ही है, अगर ये एंड है तो ये कॉमा भी एंड ही है। तो अब इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि अब यहां पे राम या श्याम या मोहन या सोहन जाएगा, और यहां पर राम एंड श्याम एंड मोहन एंड सोहन जाएंगे। तो अगर इंग्लिश वालों को बुला लो तो बोलेंगे वही गंदा वाला इंटरप्रिटेशन, लेकिन अगर एक लॉयर को बुलाओगे तो ट्रू इंटरप्रिटेशन देगा। बेटा मैं तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा मेरे पास हजारों एग्जांपल है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि तुम प्लांट के मतलब क्या समझते हो, प्लांट का मतलब क्या होता है, पौधा वाला भी हो सकता है। तो बेटा कोई बच्चा ना मुझे प्लांट का मीनिंग नहीं बता सकता तब तक जब तक मैं उसके आगे वर्ड यूज ना कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला बेटा, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि प्लांट का मतलब होता है पौधा, और मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, तो अब इसका मतलब बेटा बदल जाएगा, इसका मतलब इक्विपमेंट्स हो जाएंगे। और अगर आप लोग बोलते इक्विपमेंट्स तो मैं लिख देता प्लांट एंड ट्री, तो अब ये पौधा हो जाएगा। इसका मतलब प्लांट का अपना कोई इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन इसके एसोसिएटेड वर्ड से निकल रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ इंटरप्रिटेशन रूल, ये लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ऐसे ही बेटा मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर हमारे देश में कानून पढ़ने की जरूरत है, और कानून को पढ़ने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, जो कॉन्सेप्ट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम क्या है बोलो बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या बोलिए, स्टैच्यू। इसी कारण से मैंने बोला था हाउ टू रीड लॉ, कानून कैसे पढ़ा जाता है। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे आपको जो चैप्टर पढ़ना है, वो तीसरे नंबर के चैप्टर का नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। शॉर्ट में बेटा इसको जीसीए कहा जाता है, शॉर्ट में इसको जीसीए कहा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस चैप्टर, तो सुनो बेटा, यह भी एक तरीके का इंटरप्रिटेशन चैप्टर है। इंटरप्रिटेशन, इसमें केवल डेफिनेशंस दिए गए हैं जो अलग अलग एक्ट में वर्ड यूज किए गए हैं। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड का डेफिनेशन दिया गया है कि तुम्हें सुन के बेटा आश्चर्य हो जाएगा। दिन का डेफिनेशन, रात का डेफिनेशन, मर्द का डेफिनेशन, महिला का डेफिनेशन, ऐसे ऐसे डेफिनेशन दिए गए हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये डेफिनेशन क्यों दिया गया है, तो मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं। देखो बेटा, आप लोग जितने भी फाउंडेशन में एक्ट पढ़े हो, आपने देखा होगा उसका सारा डेफिनेशन कौन से सेक्शन में था, 2 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 में डेफिनेशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप, सबका डेफिनेशन कहां था, 2 में। और आप सेक्शन 2 के साथ जो वर्ड यूज हो रहा था उसे क्या कहते थे, क्लॉज। और इस चैप्टर का नाम ही क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट। अर्थात इस पूरे चैप्टर में बेटा सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, डेफिनेशन। आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, देखो बेटा अगर ये चैप्टर नहीं रहा तो आपको हर एक्ट में अननेसेसरी ज्यादा डेफिनेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता क्या कि कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जिसका डेफिनेशन आप एक जगह दे दो तो हर एक्ट में उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत। सोचो बेटा, दिन का डेफिनेशन, रात का डेफिनेशन, ही का डेफिनेशन, सी का डेफिनेशन, पर्सन का डेफिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन, ईयर का डेफिनेशन, डे का डेफिनेशन, नाइट का डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन यहां पे दिया गया है। और अगर ये डेफिनेशन यहां पे ना दिया गया होता तो सोचो क्या हर कानून में इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता। तो सारे डेफिनेशन को कंसोलिडेट करके एक कानून बना दिया गया जिसका नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस चैप्टर में कहा गया एवरी ही इंक्लूड सी, एवरी सी इंक्लूड ही। फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, फॉर द लॉ इंटरप्रिटेशन, हम हर महिला को पुरुष, पुरुष को महिला मानते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या रायता फैला रहे हो आप, इसका एग्जाम्पल दो। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा कि इस चैप्टर की क्या खूबसूरती है। मान के चलो एक लेडी है, मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर कहां पे यूजफुल है बेटा, ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात करता है। मान लो एक लेडी है और वो लेडी स्कूटी लेके रोड पे निकल गई।
अब आप बोलोगे सर मैडम स्कूटी लेके निकली है, पहले तो रोड खाली कर दो, वो एक अलग बात है। लेकिन मैडम ने रोड पे स्कूटी लेके निकली और रोड पे निकलते ही उन्होंने एक रेड लाइट को वायलेट कर दिया। हाँ जी, रेड लाइट को क्या किया उन्होंने? वायलेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, लाल बत्ती तोड़ दी, भग गए। जैसे आगे गई, आगे बेटा मनहूसियत सा शकल लेकर और ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था। उन्होंने मैडम को पकड़ लिया और मैडम को बोला कि तुम पे चालान लगेगा। मैडम ने बोला चालान लगेगा किस बात का? ट्रैफिक पुलिस ने बोला कि चालान लगेगा क्योंकि तूने रेड लाइट को वायलेट किया है, रेड लाइट जंप किया है। मैडम ने बोला कितना चालान? पुलिस वाले ने बोला 500 रुपया। मैडम ने बोला कौन से कानून में लिखा है? पुलिस वाले ने बोला मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है। हमारे देश में कोई भी लाल बत्ती जंप होती है बेटा तो मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू ही पनिश किया जाता है। मैडम ने बोला कि आप मुझे वो कानून दिखाएंगे क्या? ट्रैफिक पुलिस ने बोला हाँ। ट्रैफिक पुलिस ने जेब से मोटर व्हीकल एक्ट निकाला और मैडम के मुंह पे चिपका दिया। मैडम ने उस पर पढ़ना चालू किया तो लिखा था कि एनी पर्सन हु वायलेट एंड जंप द रेड लाइट ही शैल बी पनिशेबल विद 500 रुपीज। कोई भी कानून आप देखोगे यही लिखा रहता है, ही शैल बी पनिशेबल। मैडम ने बोला सुन, मैं तेरे को ही दिख रही हूं क्या? मैं तो ही हूं ही नहीं। मैं क्या हूं बेटा बोलो? यस, मैं तो शी हूं। अब सवाल है कि नो डाउट मैडम जो है वो तो शी है और लॉ में लिखा है ही शैल बी पनिशेबल। क्या मैडम ये आर्ग्यूमेंट देकर बच सकती है? बेटा वो बच सकती थी अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं होता तो। देखो बेटा आप मेरी बात समझो कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। जब आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो ना, मैं जब ये सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं तो अंदर से मेरे को बेचैनी हो रही है कि मैं आपको डिटेल घुस के बताऊं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं क्योंकि ये पूरा लेक्चर बेटा यूट्यूब पे भी जाएगा। तो हमारा टारगेट है सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करना, तो मैं अंदर घुस के आपको बातें नहीं बता पा रहा हूं। जब आप इंटरमीडिएट का कोई भी चैप्टर पढ़ें, क्या पर्पस है उस चैप्टर का, पहले तो ये जानें। ऐसे कानून पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता जिस कानून को आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट ना कर पाए। रद्दी है फिर कानून वो। कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाई का जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट ना करें। तो इसीलिए जब हम सिलेबस को करेंगे ना बेटा, हर छोटी मोटी बातों को लॉजिकली सीखेंगे, लॉजिकली। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट ने क्या किया है कि जितने भी बेसिक कंफ्यूजन है ना, सिमिलरली एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आप लोग अक्सर बेटा ये सुने होंगे अक्सर कि कोई बंदा जब जेल में रहता है ना, कोई बंदा जब जेल में रहता है तो उसके दिन और रात दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है। ये वर्ड आपने सुना होगा। अर्थात कोई बंदा अगर 24 घंटा, अगर कोई बंदा बेटा 24 घंटा जेल में है तो लोग कहते हैं उसको 2 दिन काउंट किया जाएगा। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे। अच्छा चलो नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, आप एक बात जरूर सुने होंगे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा 14 साल की होती है। ये वर्ड आपने सुना होगा। आप बोलोगे सर हमने तो ये भी नहीं सुना। कोई बात नहीं, आपने ये सुना होगा कि जेल की चक्की पीसना है। व्हाट इज जेल की चक्की? कहां है जेल की चक्की पीसने के लिए? ये सारी बात इंप्रिजनमेंट क्या होता है ये भी डिफाइन किया गया है बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट में। जब आप दिन और रात का डेफिनेशन देखेंगे तो साफ साफ वहां पे बोला गया है कि दिन और रात को मिलाकर डे कहा जाएगा और डे 24 आवर्स का होता है। तो अगर किसी बंदे को सजा होगी तो वो 14 साल डे है, और डे है मतलब उसमें 24 घंटा काउंट होगा, दिन और रात अलग काउंट नहीं होगा। अगर ये कानून नहीं होता तो लोग बोलते ना कि जब 24 या 14 साल का है तो 14 साल दिन तो काउंट कर लिया आपने, वो जो रात को मैं जेल में रह रहा हूं वो कहां काउंट होगा। लोग ऐसा कह सकते थे, लेकिन लोग ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि जीसीए है। तो हमारे देश में बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है जो केवल और केवल डेफिनेशंस की बात करता है। यहां पर बेटा आपका पूरा सिलेबस क्राइटेरिया खत्म होता है। एक बार आ जाओ, मैं उसको मॉड्यूल से मैच करा देता हूं। देखिए बेटा, हाँ पार्ट भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन चिंता मत करो बेटा, आपके कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे काम का कंपनीज एक्ट 2013 है। वो इंटरेस्टिंग हो सकता है लेकिन काम का बेटा कंपनीज एक्ट है। हालांकि जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो हर छोटी मोटी बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इधर देखिए, ये रहा बेटा आपके सामने। सबसे पहले क्या बोलो? कंपनीज एक्ट 2000 बोलो बेटा। प्रिलिमिनरी पढ़ना है, इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्ज, फिर उसके बाद बोलो बेटा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी जिसको मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला था, और ऑडिट एंड ऑडिटर्स। और याद है ना बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। और इसके अलावा बेटा क्या है आपके सिलेबस में? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। डन एवरीवन? आगे इसके बाद बेटा अदर लॉ आपका आ गया। तो अदर लॉ में 3 चैप्टर, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, दूसरा बेटा क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, और फिर पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999।
बेटा दिस इज योर इंटरमीडिएट लॉ सिलेबस। जब आप एम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बन जाओगे, ऊपर वाले बेटा अगर आपको पास कर देंगे अच्छे रिजल्ट के साथ, तो आप लोगों को मैं 2 किताब दूंगा। एक आपका होगा बेटा दिस इज अ थ्योरी बुक, ये आपकी थ्योरी बुक है, सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट नजर लॉ मेरे द्वारा लिखी गई है। और क्योंकि बेटा मैक्सिमम बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो मैंने अपने बारे में नहीं बताया। ऑनलाइन वाले बच्चे या बाद में जो बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लॉ का पेपर आप लोग मेरे से पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करके जाओगे, एंड यू विल फील कि जब आप पूरा 5 महीना टाइम अगर आप मेरे साथ दोगे लॉ पढ़ने के लिए, जो 5 महीने का सिलेबस होता है, तो मैं आप लोगों से जो फीस दोगे उसका 50 गुना ज़्यादा रिटर्न करके भेज दूंगा। तो मेरा नाम प्रकाश पांडे है बेटा, और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बाई क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी, LLB LLM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और मेरा PhD कंपनी लॉ से चल रहा है। तो और मैं CA CS और CMA के बच्चों को दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो केवल लॉ की ही बात है बेटा। और मोर इंटरेस्टिंगली इसमें से मैक्सिमम 4-5 पे मेरा खुद का लिखा हुआ किताब मार्केट में मिलता है। तो लॉ में बेटा एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे। ये हमारा थ्योरी बुक है, जो बुक आपको दी जाएगी, और मैं आपको ये भी दिखा सकता था लेकिन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि लॉ की क्लास ना हमारी बेटा नीचे चलती है, इसमें केवल डेमो रखा गया है। लेकिन अगर मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा, 1 मिनट आप रुक जाएं। PP सर क्वेश्चन बैंक दिख रहा है क्या कहीं? ये रहा बेटा, ये आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, ये क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा आपको। और इस क्वेश्चन बैंक को बेटा मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, और बेटा 380 पेज का है ये क्वेश्चन बैंक। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जब इस क्वेश्चन बैंक को आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से नहीं डाला, सारा RTP क्वेश्चन है। ये देखो RTP 18-19, कोई भी आप क्वेश्चन निकालेंगे उसके नीचे उसका बेस लिखा गया कि वो कब का क्वेश्चन है। सारे RTP MTP PYQ देखो नवंबर 2019 का क्वेश्चन। तो हमारा तरीका ही यही रहता है इंटरमीडिएट में कि मैं पहले आपको चैप्टर कराऊं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कराऊं, फिर हम आगे बढ़ें। सिमिलरली अब क्योंकि ये ऑडिट का डेमो है नहीं, तो मैं ऑडिट का बताना नहीं चाहता, नहीं तो सेम ऑडिट में भी है बेटा, सेम ऑडिट में भी। ऑडिट में भी आप देखोगे तो PP सर ऑडिट 2026 न्यू बुक एकदम अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है बेटा। और ये किताब बहुत मेहनत से ये किताब मैंने ड्राफ्ट किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस किताब के साथ, कि जब ये किताब में टाइप कर रहा था तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार टाइप करते करते रोने लग गया हूँ मैं, चूंकि मेरे पास टारगेट था बैच को देने का और टाइम मेरे पास नहीं था टाइप करने का। बहुत मेहनत से ये किताब टाइप हुई है। हालांकि ऑडिट का जब मैं डेमो दूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा इस बुक के बारे में। इस बुक में भी बेटा बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे, आप जब भी चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो चैप्टर के लास्ट में ही आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, सारे MTP RTP PYQ। ये देखिए यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, और ये देखो एग्जामिनेशन क्वेश्चन अंडर प्रीवियस न्यू सिलेबस। MTP अक्टूबर 19, RTP मई 20, RTP मई 20, नवंबर 15 में 5 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा तरीका यही रहता है कि कंप्लीट द चैप्टर, गिव ऑल द क्वेश्चन। क्योंकि बच्चा बेटा जब सारा क्वेश्चन कर लेता है ना, तो उसको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। ऑल टुगेदर मेरे पास ऑडिट का एक अलग से क्वेश्चन बैंक भी है। इसके अलावा भी बेटा ऑडिट का मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है। ये देखिए दिस इज ऑडिट क्वेश्चन बैंक, और ये 408 पेज का क्वेश्चन बैंक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को सफिशिएंट मटेरियल दूंगा यहाँ से इंटरमीडिएट की जर्नी को चालू करने के लिए। और जैसे मम्मी बेटा कपड़े को धोती है ना, वैसे मैं आपको धो के भेजूंगा यहाँ से। क्योंकि ध्यान रखिएगा बेटा, ये वही बेस है जिस पे आपका प्रोफेशनल जर्नी बेस्ड रहने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सिलेबस करिकुलम। 2-3 बातें मैं आपको बोलूंगा एंड देन हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। पहली बात बेटा, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी। इंटरमीडिएट में बेटा यही चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं फाउंडेशन में भी अपने बच्चों को समझाता हूँ कि मैं बहुत ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन कभी पास नहीं हो पाता। मैं ऐसे बच्चे देखा हूँ जो बच्चा रद्दी होता है, गोबर, और वो बच्चा पास हो जाता है। तो आप कितने पढ़ने में तेज हो बेटा उसका कोई मैटर नहीं रखता, आप कितना डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो और रेगुलर हो, इस पे आपकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिपेंड करता है। दूसरी बात बेटा, जो भी बात हम लोग कराएं, जो भी पढ़ाएं, आप उसको सीरियस होकर पढ़िए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, रिवीजन करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बस यही है। मैं एक लास्ट में बात बोलता हूँ। बच्चा हमसे पूछता है कि सर हमसे CA हो जाएगा, तो मैं बच्चों से हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इतना चिंता मत करो। एक हमेशा वर्ड है कि जीवन में और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए और 8 घंटा मौज मस्ती बकलोली करिए, CA बन जाओगे। लाइफ का बहुत बेसिक फंडा है। 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए और 8 घंटा बकलोली करिए, CA बन जाओगे।
तो दिस इज नॉट अ समथिंग कि बहुत ज्यादा मुझे ह्यूज कुछ करना है, एक डेडिकेटेड लाइफ को और डिसिप्लिन के साथ आगे लेकर चलना है, दैट इज ऑल अबाउट। मेरी बहुत सारी विशेष हैं कि आप लोग बेटा फाउंडेशन में पास हो जाएं और आप लोग जल्दी से इंटरमीडिएट में आए। जो नेक्स्ट डेमो रखा जाएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ सिलेबस का कंटेंट बेटा चालू करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। लास्ट में हमजा बेटा, आपका भी रिजल्ट अवेटेड है या फिर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट में हो? आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स, एक बार जल्दी से बता दें एंड उसके बाद हम क्लास को बेटा खत्म करते हैं। सो बेटा आपका यस सर अवेटेड, ओके डन। तो वेटिंग फॉर दैट, भगवान रिजल्ट अच्छा दे आप लोगों का, बहुत सारी उम्मीद के साथ। हालांकि ये अर्ली बर्ड का बैच इसलिए रखा जाता है कि जब तक आपका रिजल्ट आए आप लोग बेटा हमारे साथ कुछ करिकुलम को, कोर्स को आगे लेकर चलोगे तो आपके लिए सिलेबस हैबिचुअल लगेगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए क्लास को कंटिन्यू रखें, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कोर्स, करिकुलम, कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।